Hello students, welcome to the most innovative and most useful video session and जैसा कि आप लोगों को पता है हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ 5 गोल्डन क्वेश्चन एंड ये होंगे आपके 12th क्लास बायोलॉजी के लिए। सी अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें दैट इज़ कि ये लाइव सेशन हो रहे हैं या हमारा एग्ज़ाम पास है, इन सब के पीछे जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो अच्छे से हो पाए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो पाए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप चीज़ों को लिख पाए, आप अपने आंसर्स अच्छे से लिख पाएँ। एंड इस सेशन के बाद जो सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्ज़ाम में वो नहीं करेंगे। राइट, हम क्या करते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता नहीं होता कि हमें कितना लिखना है क्या नहीं लिखना। सो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये सब चीज़ें तो बात हो गई इस सेशन के बारे में। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों को पता है ये एक लाइव सेशन है एंड इस लाइव सेशन के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है विच इज़ अ मीजो स्टडी। सो मीजो स्टडी क्या है, आप एक वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे देन यू विल फाइंड कि वहाँ पे आपके लिए सेशंस अवेलेबल है, लेक्चर्स आर अवेलेबल। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो आप IIT JEE के लिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, 11th और 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेशंस अवेलेबल है। उन सेशंस कई सेशंस जो हैं आपके फ्री अवेलेबल है, आप उन फ्री अवेलेबल जो सेशंस हैं उनका एक्सेस लीजिए एंड उस चीज़ को देखिए। इसमें क्या है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, उन चीज़ों से प्रैक्टिस करिए। अगर हम एक नॉर्मल क्लासेस, एक ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें क्लासेस में जाना पड़ता है जिसमें हमें हाफ एन आवर, देखो अगर एक जेन्युइनली से एक बात करें, हाफ एन आवर हमें लगता है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते वक्त, ठीक है, हाफ एन आवर आपका यहाँ वेस्ट हो गया। उसके अलावा फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, क्लास में क्या होता है, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड हर किसी को एक पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता। फ्रैंकली बता रही हूँ क्योंकि हम अपने टाइम में भी ये चीज़ें फेस करते थे। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभार कुछ भी हो जाता है, जैसे कि फॉर सम इंस्टेंस हम जा नहीं पाते, हम बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो क्या होता है, एक सेशन हमारा मिस हो गया। अब एक सेशन हमारा मिस हो गया यानी कि हमारी पूरी की पूरी कंटिन्यूटी पूरी ब्रेक हो गई, पहले वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, पूरा का चैप्टर हमारा गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, हमारे पास जो वीडियोस अवेलेबल है उसको आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितना मन करे उतनी बार देखिए। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें ज़्यादा देर तक आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। दूसरा क्या होता है, आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं पे भी, आप अपने घर बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप इजीली अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन सबके पास अवेलेबल होता है, एंड्रॉइड फ़ोन्स का आजकल ज़माना है। सो अपने हेडफोन्स यूज़ करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक बार पूरा सेशन ख़त्म हो जाए और फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। हमारा हमेशा से टारगेट ये रहता है, बच्चों को सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा देना कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लो हमारी तरफ से काम खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, ये सब चीज़ें हम हर सेशन के बाद डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। उसके लिए उसके बाद आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था नीट का या CBSE का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर्स दे आर ऑल्सो अवेलेबल। सो वहाँ से भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। अब एक और प्रॉब्लम, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आएगा ना कि मैम हमने ये सब तो देख लिया, बट आप इसमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इसमें कहीं टीचर्स तो हमारे सामने नहीं है, टीचर्स को हम तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे क्या है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डाउट क्लियरिंग। उस डाउट क्लियरिंग ऑप्शन पे अपना क्लिक करिए, जब उस पर क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड कि वहाँ पे आप जितने भी आपकी क्वेरीज है आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछिए एंड लाइक विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम उस चीज़ का आंसर करते हैं एंड वी आर इन कंटिन्यूस टच विद आवर स्टूडेंट्स। ये हमारा बेस्ट पार्ट है। सो आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा दैट यू आर अलोन, सिर्फ आपके पास सेशन है, कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये सब बातें होगी मीजो स्टडी के बारे में। चलिए बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस के लिए। सो आज के सेशन में जैसा कि आपने देखा 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखो मैंने इंक्लूड करे हैं ताकि 1 मार्क की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ 2 मार्क के होंगे, कुछ 3 के, कुछ 5 के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड मेनली मेरा मोटिव आपको ये बताने का है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या नॉर्मली मिस्टेक्स हम करते हैं जिसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी दैट वी हैव टू मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉलियर एज सी
in this they are asking for only a single definition. So whenever a question is there and they are asking a single definition, that means question is of a 1 mark. So what do you have to do? You have to give a definition along with the example as well. So if I talk about the answer of this question, how many of you can give the answer? So I'll tell you. So what is a function of Coleorhiza? So Coleorhiza is a protective covering around newly formed roots of grasses. So when it is an embryo stage, first of all, what happens is there is a formation of roots, and around that root there is a formation of one protective covering in case of grasses, and the name is a Coleorhiza, right? So 1 mark question, attempt it wisely, and इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होता है. 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन दे आस्क एंड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. यू हैव टू गिव एग्जाम्पल एज वेल, राइट? अगर मैं एग्जामिनर हुई और मैंने आपका पेपर चेक किया, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अगर चेक किया, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, हाँ कहीं जगह एग्जाम्पल्स नहीं होते, कई जगह वो पूछते हैं कि इनका नेम बताओ एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो वहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है, दैट मीन्स वी वोंट मेंशन. ऑब्वियसली मैं वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं काटूंगी, बट आपको जहाँ पे डेफिनेशन हो, देयर यू हैव टू मेंशन द एग्जाम्पल्स एज वेल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ this question number 2 is from the chapter evolution. Again, I am saying this chapter evolution is a very important chapter, right? So state the significance of a study of fossils in evolution. So what do you mean by study of fossils? What is the name behind it? Study of fossil. What is the name? The name is paleontology. That means paleontology. So paleontology itself has a 2 branches. कौन सी हैं वो? One is called as a paleobotany and second is called as, do I need to explain you that what is paleobotany and paleozoology? That means here I am talking about the fossils of animals. On the contrary, towards the right hand side I have written the paleobotany. That means we are talking about the fossils of plants, right? Now in this case जब हम paleontology की बात करते हैं, paleontology में क्या होता है, हम fossils की study करते हैं. That means ये fossils की हमने study करी. अब इसमें क्या होता है, different तरह के fossils होते हैं, और ये फॉसिल्स कहाँ से obtained होते हैं? फॉसिल्स normally obtained from sedimentary rocks. Right? One thing. There are various type of fossils. कौन से हैं वो? Such as we have cast fossils, we have print fossils, we have coprolites as well, right? Some of the fossils, they are unaltered fossils. Right? So different type of fossils we have. Now the question indicate that what actually they give us, fossils. They give us a clear idea. वो idea बताते हैं that कौन से ऐसे organism हैं which were available in past and those organism as compared to those organism which are now available. We all know about dinosaurs. Dinosaurs पहले थे, with due time देखा गया that they are removed और they चले, वो नहीं रहे अब हमारे पास. The reason is that कि भी extinct हो गए, and हमें उसके बारे में क्यों पता है? The reason is that today we have fossils available. So it gives us an idea, provide idea about species available in
पास्ट। उसके अलावा इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कि कैसे एवोल्यूशन प्रोसीड हुआ। सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों को हमेशा पता है, सबसे पहले दो स्पीशीज विच वर अवेलेबल दे वर क्वाइट अ सिंपलर टाइप। नाउ वी हैव दोज स्पीशीज एज वेल जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन बींग्स को देख लो, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे पास। लाइफ स्टार्टेड विद अ सिंगल सेल एंड टुडे वी हैव एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। सो हमें वो एग्जैक्ट पाथ पता करना है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ हो, एंड वो हमें एक आइडिया मिलता है विद द हेल्प ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब पैलियोंटोलॉजी की वजह से ही आज हमारे पास पॉसिबल है कि हमें पूरा एवोल्यूशन पता है हॉर्सेस का, हमें एवोल्यूशन पता है ह्यूमन बींग्स का, हमें इन सब एलिफेंट का एवोल्यूशन हमें पता है। सो इट गिव्स अस एन आइडिया कि कैसे स्पीशीज इवॉल्व हुई वन आफ्टर द अनदर, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ this question is from ecology. Why the pyramid of energy is always upright? Now to talk about the pyramid of energy, it's a very important question, right? pyramid of energy, ये आप देख रहे हैं क्या? सबको दिख रहा है पिरामिड? अब इस पिरामिड के अंदर क्या है? देखो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इट इज रिटन पीपी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीपी? दैट मीन्स द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट। सो इस चीज को यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो फोकस ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, राइट। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास इमेजिन करो एक सिचुएशन दैट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव। हाउ मच? देखो हमने इमेजिन कर ली दैट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन प्राइमरी प्रोड्यूसर। हमारा डेटा ये सजेस्ट करता है जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। व्हाट विल बी दैट? सो ये आपका नाम होगा आपका, they will be called as a primary consumer, right? So primary consumer के ऊपर क्या होता है? next trophic level. What is the next trophic level? That is secondary consumer. right? secondary consumer के अब क्या बना हुआ है? ध्यान से देखना। That is we have is tertiary consumer. Right. So एक amount of energy इन्होंने already mention कर रखी है, that is 10,000 joule. Right. And they are saying that after one trophic level to another, the energy keeps on decreasing. So वो energy कितनी बची है? जब हम second trophic level के बारे में बात करेंगे, that is they are having only 1000 joule, right? And above this we have is 100 joule, and here we have is only 10 joule. अब इस चीज को बहुत ध्यान से focus करके समझना। Our sun is present. This is sun, right? Now sunlight is falling on primary producers. So primary producers क्या हैं आपके? These are green plants, right? Now amount of energy which is falling from sun towards the primary producer, out of that amount only 1% is transferred to, or 1% is stored in the producers only. जितनी भी यहाँ पे एनर्जी होगी इनको कौन फिक्स करेगा? दैट विल बी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स ओनली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है? ओनली प्रोड्यूसर्स। क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्होंने एनर्जी को स्टोर कर लिया। नाउ दीज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दे विल बी फेड अपॉन बाय द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिनको हम नाम देते हैं हर्बीवोर्स। राइट। नेक्स्ट वी हैव herbivores. They are fed upon by
the next group, the next organisms which is considered as a carnivore. Again, carnivore को किसने खाया? That is eaten up by the top carnivore. Right. So this is your first trophic level, this is your second trophic level, this one is third trophic level, this one is fourth trophic level. And students इस topic में हमेशा confuse होते हैं. In the terms कि भी primary producer को तो green plants everyone know that, right? सबको पता है ये. Primary consumers आपके herbivores हैं. अब प्राइमरी कंज्यूमर को कई बार वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, वो कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है. एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स दे आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल व्हिच इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, right? Because they can produce their own food. Can we prepare our own food? No, we cannot. Whereas these organisms, they can prepare their own food. Out of the whole food, out of the whole energy which is stored, as per the producer are considered, only 10% is transferred to the next trophic level which is a primary consumer. Primary consumer ki only 10% will be transferred to the next trophic level which will be a secondary consumer which are carnivore. At the top we have is a tertiary consumer present which is a top carnivore. Right? So here we have a largest amount of energy. As we move towards a higher trophic level, the amount of energy they keeps on decreasing. Right? So that is why we always say that this pyramid of energy is always upright. Now come back to this. इसीलिए हमेशा कहा जाता है that pyramid of energy is always upright. So ऐसा question आता है, what you have to write that when we talk about the pyramid of energy, only 10% of energy is transferred from one trophic level to another, right? From primary producer to secondary consumer to, tertiary consumer, and like this there is a transfer of energy. And there is only, and अगर हम बात करें, now come to this side again students. Now, अगर हम बात करें tertiary consumer की, टर्चरी कंज्यूमर तक आते आते एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि हम इसके बाद ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को हम सस्टेन नहीं कर सकते. इसीलिए मैक्सिमम इन नेचर टुडे वी हैव इज 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक नॉर्मल जो प्लांट्स वगैरह का एग्जांपल सबको पता होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉन्ड. सो इन अ पॉन्ड द एनर्जी इज फिक्स्ड अप बाय फाइटोप्लैंक्टन्स. Right? Phytoplanktons. Now these phytoplanktons, they are eaten up by zooplanktons. Right? Now the zooplanktons, they are in turn, they are eaten up by the organism present at the next trophic level, which is small fishes. In turn, these small fishes, they are eaten up by the large fishes. Now these are producers, they will be primary consumers, they will be secondary consumers, whereas these will be the tertiary consumer. And this energy, they keeps on decreasing from one trophic level to another. Right? That is why the pyramid of energy is always upright. This you need to understand. Only 10% is transferred, over here only 1% is fixed. Rest all is dissipated in the form of heat. Now this was question number 3. Let's move on to the next question. So question number 4. So hope you have noted down this. Now explain the roles of the following in the biotechnology. Now this question is from the two important chapter. The first is biotechnology principle and processes, and second is from application. Both these chapters, they are very, very, very important. Now in the first part, they are asking what do you mean by restriction endonuclease? What will you write? Restriction endonucleases. Right? What is another name of restriction endonuclease? That these are also termed as molecular seizures. Why they are termed as a molecular seizure? Because they cut the DNA at a specific site. So, what are these? These are enzymes which cut DNA sequence
So here DNA sequence, I mean to say the nucleotide. Nucleotide at specific sequence, right? And this specific sequence is always a palindromic, which is palindromic sequence, right? Now what is a palindromic sequence? See, here you no need to understand. See, actually इस topic के अंदर इतना ज़रूरत नहीं है for me to tell you that what is a palindromic sequence, but okay मैं बताती हूँ what actually this palindromic sequence are. सिर्फ एक एग्जाम्पल देखिए, हम अपनी लाइफ में ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, मैडम, ठीक है? अब इस मैडम को रीड करना शुरू करिए, यहां से एंड यहां से। अगर हम इसको यहां से रीड करना शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज एम, देन ए, देन डी, देन अगेन ए, देन अगेन एम। अब इसको यहां से रीड करिए। सो अगर आप यहां से रीड करेंगे, सबसे पहला आएगा आपको एम, ए, डी, ए, एम। सो सेम चीजें आ रही है ना दोनों तरफ से रिपीट जब हम रीड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस हैं जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में। अगर एक स्ट्रैंड में आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल रहे हो, सेकंड में आप बोलोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अगेन दूसरे में बोलोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज टर्म्ड एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ही वो हो, कुछ एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइट होते हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कट and they can produce two type of ends, sticky ends as well as blunt ends, right? Whereas to talk about the recombinant DNA technology, in this the sticky ends they play a very important role. The reason is that they have a overhanging sequence present, and those overhanging sequence they help in binding a specific DNA sequence with our this particular vector, right? Basically what we want to transfer this thing to a new site or to a new host organism. So for that binding, these sticky sequence they play a very important role. So in this case, the examples of restriction enzymes you can take like EcoR1, like HIND3, right? So many examples we have like PST, PVU, etc. and etc. So this was first part. Let's move on to the next part, which is a gel electrophoresis. So students, what is a gel electrophoresis? Gel electrophoresis, right? So this is a method of separation of a DNA segment. Method of separation of DNA segments in agarose gel, right? In which what we do, we place these DNA segments in agarose gel, and separation is done on the basis of size of DNA sequence, size of DNA sequence, right? जितना छोटा साइज होगा वो उतना जल्दी रन करेगा, जितना बड़ा साइज होगा वो कम रन करेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास ही प्रेजेंट होगा। एगरोस जेल की कॉन्सेंट्रेशन ये डिटरमाइन करती है कि उसका पोर साइज क्या होगा। ज़्यादा एगरोस लेंगे, जैसा कि हमने सेशन में पढ़ा है, ज़्यादा एगरोस जेल लेंगे तो क्या होगा, पोर साइज उतना कम होता चला जाएगा, राइट? ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या सेपरेशन किस बेसिस पे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स डीएनए की, व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए? डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? डीएनए इज एक्चुअली अ नेगेटिवली चार्ज्ड। Whereas the presence of histones, histones क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जो उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं।
बट इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हम सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन्स वहां से हटा देते हैं. ओनली वी हैव इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए प्रेजेंट. नाउ दिस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में रखेंगे, हमें ये पता है इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें होती है, एक होता है कैथोड एंड एनोड. इसमें है एनोड पॉजिटिवली चार्ज, हमारा डीएनए है नेगेटिवली चार्ज. डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड. सो चार्ज ऑफ DNA is negative, so it move towards anode. Right. So this was the question, fourth question, second part. Let's move on to the third part, which is a selectable marker in PBr322. So let's have a look. So hope you have noted down this, students. Now, if I ask you what is vector, hope मेरे जो students हैं वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे. That these are nothing, these are just a vehicle. हम लोग ट्रेवल करते हैं, हम टैक्सी बुक करते हैं, हम ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, हम बाय एयर ट्रेवल करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है. सिमिलरली दीज वेक्टर्स दे आर ऑल्सो दोज एजेंट जो डीएनए को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में. ठीक है. सो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है विच इज PBr322. राइट. सो दिस वेक्टर इज ऑफ ये जो वेक्टर है ये इकोलाई का वेक्टर है. So इसके अंदर they are asking how many selectable markers do they have? They have 2 selectable marker. Selectable marker. कौन से? One is which provide ampicillin resistance, and second which provide tetracycline resistance. Ampicillin resistance and tetracycline resistance. If you look at the diagram, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे मार्क होंगे. ठीक है. अब देखते हैं ये वेक्टर दिखता कैसे है. सो यहाँ पे दो पोजीशंस प्रेजेंट होती हैं. वन इज फॉर one restriction enzyme and second is for second restriction enzyme. The first restriction enzyme, that is Hind3, right? Second is CLA1, right? यहाँ पे भी कुछ restriction sites present होती हैं. Similarly here this is a sequence जहाँ से replication start होती है, that is origin of replication. So here also the BAMH1 is present. Here SLA1 is present. Over to this side we have is PVU2, sorry 2. Now here we have is PST1, PVU1, right? Here we have is EcoR1. Right? Now, this place is termed as that place which provide ampicillin resistance. यहाँ पे वो gene present होता है. On the contrary, towards this side, another gene is present which provide tetracycline resistance. Right? Is it fine? Now, अगर मुझे अपना जीन एक पर्टिकुलर जीन है, माई डिजायर्ड जीन विच आई वॉन्ट टू इंसर्ट, बेसिकली ये डीएनए को कैरी करेगा, जीन को कैरी करेगा, मैं उसको इंसर्ट कर दूं इस जगह पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन की जगह. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो गया. दैट मीन्स टू से अगर मैं इसको एक ऐसी कल्चर प्लेट पे ग्रो करूं जिसके ऊपर एम्पिसिलिन है,
क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? ये सर्वाइव, एक रिकॉम्बिनेंट वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो हम ऑलरेडी सेशन में पढ़ चुके हैं। वेयरएज जब हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। सो इसका मतलब क्या है? टेट्रासाइक्लिन पे इसको ग्रो कर दिया जाएगा। कल्चर प्लेट में टेट्रासाइक्लिन एज एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट है, दे कैन ईजिली ग्रो। सो टेट्रासाइक्लिन पे जब टेट्रासाइक्लिन प्लस हमारी कल्चर प्लेट है, उसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट्स एज वेल एज नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों ग्रो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जीन नहीं है, एम्पिसिलिन वाली प्लेट पे सिर्फ हमारे वो ग्रो कर पाएंगे जो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं है। रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो, क्योंकि वो जीन यहाँ से नॉकआउट हो चुका है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर टू यू? सो कम बैक टू दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 3 पार्ट्स थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो now read this question properly. Here study the schematic representation of the genes involved in the lac operon given below and answer the questions that follows. याद है ना आपको ये डायग्राम हमने सेशन में पढ़ा था? So this is a diagram of lac operon. यहाँ बना लेते हैं इसको। Right? So यहाँ पे they have mentioned that this is a P place, this is I, this is again P, this is operator region, Y and A, right? So ये एक वो जीन है जिसको हमने बोला which is important for lactose, इसीलिए इसका नाम है lac operon. लैक ओपेरॉन, राइट? इस लैक ओपेरॉन एक वो ओपेरॉन है जिसमें 3 तरह के डिफरेंट जीन साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम द रेगुलेटरी जीन इन दिस ओपेरॉन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन, राइट? सेशन में पढ़ रखा है हमने ये सब चीजें। सो आइडेंटिफाई करना है हमें। सो अगर हम इसमें देखें, दिस इज दैट पार्ट, दे आर आस्किंग अ रेगुलेटरी पार्ट, this is that part, this lac I is that gene which is a regulatory part. Regulatory, right? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नॉर्मली क्या फॉर्म करना? रिप्रेसर फॉर्म करना। याद है ना सेशन में हमने पढ़ा था? सो दिस रिप्रेसर, they have a capacity to bind to the operator region, right? So when this repressor they bind to operator region, ये पूरे यहाँ के एरिया को इतनी अच्छे से कवर कर लेता है और इतने बुरे से कवर कर लेता है, यू कैन से कि अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव करना चाहे, यहाँ से मूव करना चाहे, और ये जो 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स, structural genes. RNA polymerase, once it will start moving towards it, because of the presence of these repressor on the operator region, it will not be able to move further and there will be no transcription. When there will be no transcription, there will be no translation, there will be no formation of enzymes and etc. Right? So in this case, they are asking that what is the role of these laci? You will say they help in controlling the transcription of 3 structural genes, which is lac Z, lac Y and lac I. Sorry, lac A. So let's move on to the second part. Why is lac operon regulation referred as a negative regulation? हाँ, इसको हम negative regulation कहते हैं. The reason is that in this case what happens is, second point in the second answer you will write lac I secretes regulatory protein, right? So this regulatory protein, they act as a repressor. They act as a repressor. So when they act as a repressor, which doesn't allow movement of
RNA polymerase. Right? Reason is that because it bind to operator and block the path and stop transcribing structural genes. Structural genes, that is LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. Now come back to this, let's move on to the third part. Name the inducer molecule, the products of Z, Y of the operon, write the functions of these genes. Now listen to this very carefully. They are saying that what do you mean by inducer molecule? See, inducer in this case is a lactose. What is the name of inducer? Inducer is a lactose, right? And what is the function of lactose? Lactose bind with repressor, they will bind with repressor. If in a medium lactose is present, then it will bind with repressor, then there will be no binding towards the operator, right? It will stop the activity of repressor so that RNA polymerase can move towards the structural gene and the transcription can happen, right? Now, question, in this part they are asking the structural genes as well. So, LAC-Z. LAC-Z code for beta galactosidase. Beta galactosidase. And what is the function of beta galactosidase? Because lactose is present in medium and we want to utilize these lactose. So this lactose, the function is that it convert lactose into glucose and galactose. So ये lactose को तोड़ देता है glucose and galactose में. This is a function of beta galactosidase. So ये हो गया LAC-Z. Second, they are asking what do you mean by LAC-Y? So once again, LAC-Y, right? LAC-Y codes for this, code for permease, right? So what is the function? It increases the permeability of cell towards lactose, right? Right? So these were the questions, these were 5 important questions, right? So अगर इसमें अगर A भी पूछा जाए, A क्या कोड करता है? That it codes for trans-acetylase. ये भी याद रखना, trans-acetylase. So students, ये जो टॉपिक जो क्वेश्चंस लिए गए थे ये अलग अलग चैप्टर्स में से लिए गए थे. इन चैप्टर्स का रोल आपके CBSE 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एंड इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए. इनफैक्ट ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट यू हैव टू डू, गिव अ डेफिनेशन एंड गिव एन एग्जांपल. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करिए. सी नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी. स्टोरीज लिख कर आओगे, लंबी लंबी स्टोरीज लिख के आओगे, नो वन इज इंटरेस्टेड. एक एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं चेक करने को. अगर उसमें आप इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखोगे तो किसके पास इतना टाइम है कि वो पूरा पढ़ने बैठेगा. सो बेटर व्हाट यू हैव टू डू, जहाँ पे जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है उस चीज़ को पॉइंट्स में लिखिए. इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें पता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.